अस्सलामुअलैकुम। आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फ़िज़िक्स डायनामिक्स चैप्टर से हम जो आज पढ़ेंगे वो है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम जब भी आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो वास्ता पड़ रहा है मोमेंटम के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे अभी। मोमेंटम को आम किताबों में क्वांटिटी ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन मैटर, ठीक है। यानी जब मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है हरकत में आ जाती है तो उसके साथ एक नई क्वांटिटी जो है वो एसोसिएटेड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मास है, ठीक है। ये एक मास है जो कि रेस्ट पोजीशन में है, तो यहाँ पर मोमेंटम का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पर सो नो मोमेंटम, यहाँ पर मोमेंटम की कोई भी कंसेप्ट आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करने लगे या जो है मूव करने लगे विथ सर्टन वेलोसिटी, यानी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ज़ीरो नहीं होगी, तो फिर एक नया टर्म जो है वो सामने आ जाता है, जिस तरह हम इसको कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो किसी भी मादा में जब हरकत की मकदार पैदा हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ मोमेंटम है। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है, पहले हम इसके कुछ ये प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। डिनोट किया जाता है स्मॉल पी से, और इसका जो फार्मूला हम लेते हैं, ठीक है, इसका जो फार्मूला लिया जाता है वो भी हम देखेंगे कि P इज़ इक्वल टू mv, यानी वेलोसिटी जब इसके साथ आ जाती है मास के साथ, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बहुत से बुक्स में या बहुत से लोग आपको ये मोमेंटम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये इसका फार्मूला है, डेफिनीशन नहीं है। डेफिनीशन यहाँ पर हम ये जो बता रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन एंड मैटर, यानी मादा में जो हरकत की मकदार होती है उसको जो है मोमेंटम कहते हैं। ये इसका फार्मूला है, m क्रॉस v आप इसको नहीं कह सकते, ये फार्मूला होता है। तो इसका जो यूनिट होगा वो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। इसका जो है वो किलोग्राम है और इसका जो है मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अगर इसको आप न्यूटन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें पता है इसको आप इस तरह लिखोगे कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये फार्मूला है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए आपको, तो 1 सेकंड मल्टीप्लाई करें और 1 डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर, नीचे सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर सेकंड आ जाएगा। तो ये टर्म जो है ये न्यूटन के बराबर है, तो आप इसको न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। यानी मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो न्यूटन सेकेंड भी आप कहला सकते हैं इसको। अच्छा, मोमेंटम के बारे में, इसकी जो नेचर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि ये बाय नेचर क्या है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसमें मास और वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, मास स्केलर है, तो मास जो है एज अ नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन जो है मोमेंटम की भी होगी, और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। ये वेक्टर डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ये मज़ीद इसका एक फार्मूला है जो मज़ीद जो है डिवाइड हो सकता है। तो इसकी ये नेचर है जिसको हमने अभी पढ़ा। और मोमेंटम हम कैसे जो है 1 यूनिट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जो 1 न्यूटन सेकंड की जो मोमेंटम है वो कितनी होती है। असल में जब 1 kg के जो ऑब्जेक्ट होती है, अगर वो 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही हो तो हम कहेंगे कि इसकी जो मोमेंटम है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है या 1 न्यूटन इंटू सेकंड है। एग्जाम्पल्स और केसेस डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि मोमेंटम में जो चेंजेस आती है तो ये किस तरह आती है, इसको अब थोड़ा बहुत हम समझेंगे। पहले तो हम एक बॉडी को कंसिडर करते हैं कि चलो एक बॉडी है जिसकी मास m है और वो कुछ वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी है vi। तो इस vi वेलोसिटी की वजह से जो इसकी मोमेंटम बनेगी उसको हम पी आई का नाम देंगे, यानी ये इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है।
जब कुछ देर के बाद इसकी जो मोमेंटम की जो वैल्यू है, जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज हो गई है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस वजह से जो इसकी मोमेंटम बनी हमारे पास, तो वो है फाइनल मोमेंटम, और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपने ये देखा होगा कि जब आप चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो आप फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल को माइनस करके आपके पास एक रिज़ल्ट बन जाती है। इसी तरह अगर आप फाइनल मोमेंटम से, ठीक है, इनिशियल को निकालते हैं तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आएगा। ठीक है, और मोमेंटम यहाँ पर हम जो केसेस डिस्कस कर रहे हैं, मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी ये जो है चेंज इन मोमेंटम में इतना ज़्यादा जो है इसकी रोल नहीं होती। रियल लाइफ में हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत रोल होती है, वो भी अभी हम कुछ केसेस में डिस्कस करेंगे एग्जांपल में कि किस तरह मास की वजह से भी वेलोसिटी मोमेंटम चेंज हो जाती है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड हर पल जो है उसकी चेंज होने के चांसेस होते हैं, तो मोमेंटम इसकी वजह से ज़्यादातर चेंज होती रहती है। तो आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है इसको आप जो है पी एफ माइनस पी आई से ले सकते हैं। अगर इन दोनों की जो आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और आपके पास जो भी वैल्यू आएगा, यानी प्लस एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस में आएगा तो मतलब ये है कि इंक्रीज हुई है मोमेंटम। ठीक है, चेंज आई है लेकिन इंक्रीज हुई है। अगर डेल्टा पी की वैल्यू आपके पास कोई माइनस एक्स यानी कोई भी वैल्यू है लेकिन माइनस में आई है, तो यहाँ पर हम ये बात ज़ेर गौर रखेंगे कि मोमेंटम डिक्रीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी, अगर पहले केस को देखते हैं, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्लस वैल्यू आएगी, मतलब ये कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई है तो मोमेंटम भी इंक्रीज़ हुई है। अदरवाइज़ अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी और फिर बॉडी जो है ब्रेक लगाता है, स्लो हो जाता है, तो उस केस में फिर यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यूज़ जो भी आप निकालोगे वो नेगेटिव में आएगी, यानी डिक्रीज़ हुई होगी। अच्छा, अब हम मोमेंटम को जो है, ये तो चेंज इन मोमेंटम आ गया है, और ये अभी ज़ेर गौर बात है कि मोमेंटम में चेंजेस क्यों आते हैं। तो याद रखें कि डेल्टा वी जो है हमारा यहाँ पर अहम टर्म है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ही चेंज हुई है, मास तो दोनों में सेम है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, याद रखें टाइम एंड डिपेंडेंट होता है। जब चेंज इन वेलोसिटी की हम जिक्र करते हैं तो वो हमें किस चीज़ की तरफ ले जाती है, एक्सेलरेशन की तरफ। याद रखें चेंज इन वेलोसिटी से जो नया फिजिकल क्वांटिटी निकलता है, बार बार हमने पढ़ा है, वो है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ये प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ड्यू टू फोर्स, यानी फोर्स ही की वजह से जो है वेलोसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो अब अगर हम यहाँ पर फोर्स, चले इस पर एक फोर्स अप्लाई हुई थी जिसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, यानी इनिशियल फोर्स आप कह सकते हैं या F1 कह सकते हैं, या हम कहेंगे कि इधर बिल्कुल फोर्स है ही नहीं, बाय नेचर ये जो है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ रवाना है। लेकिन याद रखें यहाँ पर जो आपने इसकी वेलोसिटी चेंज की, चाहे इंक्रीज़ की चाहे डिक्रीज़ की, लेकिन जो भी किया है फोर्स ही की बदौलत आपने किया है। जब फोर्स अप्लाई हुई है तभी जो है यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी आ गई है, और इसी वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई है। तो हम यहाँ पर F इक्वल टू, ठीक है, एम ए का जो फार्मूला है, क्योंकि मास तो ऑलरेडी है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू फोर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो m की वैल्यू वो तो अनचेंज है, लेकिन इसको आप डेल्टा v बाय डेल्टा t कह सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो बाय डेफिनीशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो गई है। अब अगर हम इस चेंज को देखते हैं, ठीक है, अब ये डेल्टा t, ये हम सिंपल t भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई बात नहीं है, ये बस टाइम इंटरवल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m डेल्टा v डिवाइडेड बाय t, डेल्टा t लगा या t लगाए कोई इशू नहीं है।
अब जो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फार्मूले को हम किस तरह सेटल कर सकते हैं। तो इधर हम देखेंगे आई एम सॉरी, एफ इक्वल टू, ये चेंज जो है ये सिर्फ वेलोसिटी पर अकर होता है। अगर आप इसको इस तरफ ला भी देते हो ना, यानी मास के ऊपर अप्लाई भी करो तो मास पर कोई चेंज नहीं है, लेकिन हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए इधर ही लाते हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो डेल्टा है और नीचे टी है, ये एम वी की जो वैल्यू है ये आपने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ी है कि ये मोमेंटम होगी। तो यहाँ पर मोमेंटम के लिए हम पी को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एम वी की वैल्यू होती है वो पी के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर आपने एक नया रिलेशन देख लिया कि एफ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी, ये आपके पास दूसरा इक्वेशन भी आ गया कि यानी चेंज इन मोमेंटम, जब वक्त के साथ किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम चेंज होगी, यानी आपने देखा यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो गई है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद ही हुई है, तो यहाँ पर टाइम का इंक्लूड होना ज़रूरी है। तो वक्त के साथ अगर मोमेंटम की रेट चेंज होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फोर्स का होना ज़रूरी है। और इस इक्वेशन से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इस इक्वेशन में दो बातों को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि एक तो डेल्टा पी है आपके पास और एक जो है आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, यानी ये डिवीजन में है। तो आप इन दोनों रिलेशंस को ज़रा देख। अब अगर इन दोनों रिलेशन को हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा फोर्स होने की वजह से चेंज इन मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, जो कि डेफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ये बिल्कुल हमारा ट्रू नज़र आता है कि जब जितना ज़्यादा आप फोर्स पैदा करोगे, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा फोर्स की वजह से आपके पास ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी आएगी, जो कि ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ज़्यादा एक्सेलरेशन या ज़्यादा चेंज इन द वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा मोमेंटम चेंज भी पैदा करेगा। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि अगर आप फोर्स यानी कम टाइम में, यानी कम टाइम रखना चाहते हैं, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आप कम टाइम में लाना चाहते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाओगे, क्योंकि ये इन्वर्सली है। टाइम की वैल्यू जितनी आप कम करोगे आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। यानी अगर आप मोमेंटम में ज़्यादा चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा चेंज लाना चाहते हैं, या अगर आप कम टाइम में ज़्यादा चेंज लाना चाहते हैं तो आपके पास फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा तभी जो है ना कम टाइम में आपके पास यहाँ पर जो है मोमेंटम में चेंज आएगी। तो ये दो केसेस यहाँ हमारे पास डिस्कस हो गई है, और ये एक बात यहाँ पर दूसरी बात भी प्रूव हो गई है कि जो हमें चेंज इन मोमेंटम के लिए हमारे पास जो फोर्स होता है वो जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। यानी ये इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल लीड करती है न्यूटन के सेकंड कानून के मुताबिक, क्योंकि ये सेकंड लॉ ही से जो है ना हमने डिराइव किया हुआ है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है ये असल में फोर्स ही की बदौलत होती है, और यही जो है ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का भी जो है ना यही स्टेटमेंट है। तो आप अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को जो है वो इस फॉर्म में भी आप जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। यानी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती है, और यही एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के जो ऑब्जेक्ट में आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक्सेलरेशन। और इसी तरह अगर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को मोमेंटम के टर्म में देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको फोर्स दरकार होती है। द मोर फोर्स द मोर चेंज इन मोमेंटम यू विल ऑब्जर्व। तो ये भी जो है ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ना सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का है। अभी जो हमने ये इक्वेशन प्रूफ किया है तो इससे हमें मोमेंटम का कंसेप्ट जो है वो समझने में थोड़ी आसानी होगी कि मोमेंटम जो है असल में चीज़ क्या होती है।
यहाँ पर हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा कि ये मास इनटू वेलोसिटी होती है, कि एक ऑब्जेक्ट होता है और इसकी जो मास होती है और फिर वेलोसिटी होती है, तो इसका मोमेंटम होता है। तो असल में मोमेंटम की ज़रूरत क्या है, हमने ऑलरेडी जो है मास और एक्सेलरेशन ये पढ़ी है, तो मोमेंटम की ज़रूरत क्या है। तो याद रखें कि मोमेंटम जो है वो हमें बताती है क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन की मकदार हो, हरकत की मकदार हो, ये वो हमें बताती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को, अब इन दोनों इक्वेशन से अगर आप देखते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी हो तो उनको रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम करनी है, आपने वेलोसिटी इसकी कम करनी है, तो आपको कितना फोर्स दरकार होगा। यानी एक ऑब्जेक्ट है, आम अल्फाज में हम देखते हैं जिसकी मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स होगी वो भी ज़्यादा दरकार होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मोमेंटम कम है, तो उसको रोकने के लिए हमें जो है कम फोर्स लगाना पड़ता है। अभी हम इस पर कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। अब मोमेंटम की जो वैल्यू है इसमें ऐसा हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मोमेंटम की वैल्यू है वो ज़्यादातर हम जो है वो देखते हैं तो मास और वेलासिटी चूँकि हर पल चेंज होने का जो है वो चांसेस रखती है, तो इस वजह से हम लेते हैं कि मोमेंटम जो है वो ज़्यादातर वेलोसिटी पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होती है। सम केसेस में रियल लाइफ में ये कांस्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी में आपने सामान रखा, एक जगह पेशावर से कराची तक जा रहे हो, दरमियान में आपने जो है ना किसी स्टेशन पर कुछ सामान उतारा, तो आपके पास मास कम हो गई, तो मोमेंटम भी कम हो गई, तो लोड कम हो गया। लेकिन ये हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वेलोसिटी तो आपको हर पल हर सेकंड में चेंज होते हुए नज़र आएगी। जब आप रियल लाइफ में देखो कि ब्रेक्स लगाते हैं, ब्रेकर आता है, स्पीड पकड़ते हैं, तो वे मोमेंटम चेंज होती रहती है। अब मोमेंटम जो है वो चेंज करने के लिए आपके पास जो है वो फोर्स है। अब अगर हम एक केस को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट केस को, कि हमारे पास जो मास है, ठीक है, और वेलोसिटी है, ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यूज़ है, अगर इनकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल रेलगाड़ी जो है, ट्रेन में आप देख सकते हैं लोड भी होता है, मास भी ज़्यादा होता है, वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, तो इन दोनों की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो मोमेंटम बनेगी पी, वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अब ट्रेन जो है वो अगर हाई स्पीड के साथ लोडेड है, तो फिर ये जो है इस ट्रेन को जो रोकना होगा, इसके लिए इसकी जो मोमेंटम आप चेंज करोगे, इसको अगर आप स्लो से हाई स्पीड पर ले जाना चाहो या हाई स्पीड से जो है इसकी मोमेंटम ज़ीरो पर लाना चाहो, आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स दरकार होगी। और ये आपकी रियल लाइफ एग्जांपल भी होगी कि एक ट्रेन जब ब्रेक पकड़ती है तो वो एकदम नहीं रुकती, बल्कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही रुकती है। तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि अगर एक चीज़ की मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा हो तो उसकी फिर जो है मोमेंटम ज़्यादा होगी, और जिस चीज़ की मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगी उसको रोकने के लिए फ़ोर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि एक तरफ तो मास है, वेलोसिटी है, ठीक है। अब चले मास को हम ज़्यादा लेते हैं और वेलोसिटी को थोड़ा कम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास ज़्यादा है तो एक जो है एक बहुत ही बड़ा बस है, ठीक है, और वो बहुत ही स्लो स्पीड के साथ जो है मूव कर रहा है, ठीक है। मास तो इसकी बहुत ही ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी इसकी कम है। फिर भी इस बॉडी को, अगर ये बस जो है रवाना है इस तरफ, तो इसको रोकने के लिए आपके पास जो फोर्स चाहिए होगा वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। यानी एक बंदा इस बस को नहीं रोक सकता, ठीक है। इधर एक बंदा अगर इसके सामने खड़ा हो जाए और ये स्लो भी जा रहा हो, आप इसको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी मास बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ मामूली वेलोसिटी भी ज़्यादा मोमेंटम को जन्म देती है, और ज़्यादा मोमेंटम का मतलब है कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना है। थर्ड केस जो हमारे पास है
तो हम लेंगे कि मास तो कम है, वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। बुलेट, बंदूक से निकली गोली जो होती है, बुलेट जो है, इसकी मास बहुत कम होती है लेकिन इसकी हाई वेलोसिटी की वजह से इसकी मोमेंटम ज़्यादा होती है, इसीलिए गोली को आप आसानी से रोक नहीं सकते। इसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, क्योंकि अगर आप इसके सामने आते हैं तो ये जो है इंसान के जिस्म में कोई पार्ट नहीं होता कि इसकी रेजिस्ट कर सके। अगर दीवार से लगती है तो दीवार ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करती है तो इसकी मोमेंटम को रोकती है, इसकी सारी मोमेंटम को ये रोक देती है। तो ये हमारे पास ये कि अब एक छोटी सी गोली भी है जिसकी मास तकरीबन कुछ ही ग्राम होती है, 10 से 50 ग्राम या 50 से 100 ग्राम होती है। मास इसकी बिल्कुल कम होती है लेकिन हाई वेलोसिटी की वजह से इसकी जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होती है, तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा क़ुव्वत आपको लगानी होगी। नंबर 4, अब अगर हम दोनों मास को भी कम ले और वेलोसिटी को भी अगर आप कम लेते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर दोनों की वैल्यू जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंट है, चिवेंटी है, ठीक है, या स्नेल है। स्नेल जो एक कीड़ा होता है जो कि बहुत ही स्लो मूव करता है और इसकी मास भी बहुत कम होती है, तो इसकी मोमेंटम कम होती है और इसको जो रोकने के लिए क़ुव्वत लगती है वो भी इंतहाई कम क़ुव्वत लगती है, जिससे जो है हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मास और वेलोसिटी दोनों कम हो जिस चीज़ की, तो उसकी मोमेंटम कम होती है, और जिस चीज़ की मोमेंटम कम होती है उसे रोकने के लिए जो क़ुव्वत दरकार होती है वो बहुत ही कम दरकार होती है। ये कुछ केसेस हो गई। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आता है वो फोर्स की वजह से आता है। हमने कुछ केसेस भी डिस्कस किए। अभी थोड़ा बहुत हम टॉपिक से थोड़ा हट कर जाएंगे, लेकिन ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि अभी जो हम इसमें एक नया टर्म पैदा होता है, यही फार्मूला होता है, एक नया टर्म जो है वो पैदा होता है ताकि आपको वो भी कंसेप्ट उसका भी आपको आ जाए, तो उसको भी अभी हम देखते हैं। अच्छा, जब आप मोमेंटम को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपको एक और चीज़ का सामना करना पड़ता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में। ये कोर्स में हो या ना हो, एग्ज़ाम में आए या ना आए, लेकिन आपको जो है इसका जो कंसेप्ट हो वो पता होना चाहिए। जब भी मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की आप बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लेते हैं F इज़ इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है, तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट हमारे पास उभरता है। अगर हम डेल्टा टी को इस साइड पर लेते हैं तो डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पर एक कंसेप्ट जो निकलता है, अगर ये डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल मोमेंट को कंसिडर करें आप, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल मोमेंट, यानी अगर आपको, ठीक है, यानी आपको ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट टाइम में, ह्यूज change in momentum in very very small time, यानी small instant of time तो फिर क्या चीज़ है कि वो जो है ये चीज़ प्रोड्यूस करता है, वो है फोर्स। यानी अगर ज़्यादा मोमेंटम चाहिए बहुत ही कम टाइम में, तो आपके पास जो है बहुत ही ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, वेरी वेरी हाई फोर्स जो है, जो कि आपके लिए कम ही टाइम में ज़्यादा मोमेंटम चेंज करता है। तो इसको हम कहते हैं इम्पल्स। यहाँ पर ये जो इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, हम इस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे और इसको हम कहेंगे इम्पल्स, यानी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम इन अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है, इसको आप इम्पल्स कह सकते हैं। ये बिल्कुल ही जो है एक नया टर्म है फिज़िक्स में, शायद इस कोर्स में आपको ज़्यादा नज़र ना आए,
तो इसको हम अभी देखते हैं कि ये इसकी जो एग्ज़ाम्पल होती है क्रिकेट में आप देख सकते हैं, जब एक बॉल बहुत ही हाई स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में जा रही है और बैट्समैन जो है इसको बहुत ही हाई फोर्स के साथ बहुत ही छोटे टाइम के लिए बॉल और बैट जब आपस में टकराते हैं तो बहुत ही स्मॉल टाइम में ये एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरेक्ट करते हैं और इसी में इंतहाई ज़्यादा जो है मोमेंटम चेंज होती है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है और इस बॉल की जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाती है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। लेकिन याद रखिए इस बैट के पीछे जो एनॉर्मस फोर्स होता है वो जो है यहाँ पर हम इसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। यानी यहाँ पर लोग कहेंगे कि एफ जो है इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, फोर्स चूंकि ये फोर्स है तो हम इसको इसलिए इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं और ये जो है इम्पल्स है, ठीक है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ जाता है यहाँ पर और वेरी विद इन द वेरी शॉर्ट टाइम और बहुत ही ज़्यादा फोर्स जो है यहाँ पर होता है। इसी तरह अगर आप देखते हैं जब आप किसी कील को दीवार में ठोकते हैं तो हैमर और जो कील होती है वो दोनों जो है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के साथ टच होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो जाती है और एक ह्यूज इनॉर्मस इम्पल्स की वजह से ये कील जो है ये आप क्या कर सकते हैं जो है इसके अंदर दीवार के अंदर इसको टोक सकते हैं। अगर आप यही फोर्स, अब इस एग्जांपल को हम समझते हैं कि ये फोर्स अगर आप कॉन्स्टेंटली इस पर इस्तेमाल करें, ठीक है, एक कील के ऊपर हथौड़े को रख के और ऊपर उससे पर जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाओ तो आप इस कील को दीवार के साथ नहीं ठोक सकते। या अगर आप बैट जो है यानी इस शॉर्ट इंस्टेंस ऑफ टाइम की जगह अगर आप बैट ज़्यादा देर तक के लिए इस बॉल के साथ लगा के रखोगे तो ये बॉल जो है ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे कि एक हॉकी प्लेयर जो होता है ना, जिसकी हॉकी स्टिक जो होती है वो बॉल के साथ जो है ना हॉकी को रखता है और फोर्स लगाता है तो दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन बॉल में जो मोमेंटम है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा टाइम के लिए इसने हॉकी स्टिक को जो है बॉल के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है तो यहाँ पर जो इम्पल्स प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर टाइम तो कम टाइम में ज़्यादा फोर्स डिलीवर करना ही इम्पल्स को जो है जन्म देती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन और सवाल उठता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।